हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज बच्चों, आज मैं एक ऐसे सेशन को शुरू करने वाले हैं जो आपके लिए और आपके जो मित्रगण हैं जो अन्य स्थानों पर पढ़ते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, जो या फिर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यहीं गांव रहकर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी। जैसे टीजीडी पीजीटी हुआ, वनडे एग्जाम्स हुए, उनमें जो जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उस जीएस के पोर्शन को एकदम मजबूत बनाने के लिए मैंने सोचा है कि उसका सेगमेंट मैंने शुरू किया है। उसमें जैसे जीएस के पोर्शन में कई होते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ठीक है, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, करंट अफेयर हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, और हिस्ट्री में 3 सेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके साइंस हुआ, साइंस टेक हो गया, तो कैसे ऐसे कई सेशन है। तो मैंने सोचा है कि एक बार पुनः जितने भी सेशन है, एक बार मैं सब जो है जितने सब पर एक सारे विषयों पर एक लेक्चर बना के, मतलब सारे विषयों पर लेक्चर बना के मैं सबका एक प्लेलिस्ट बना के आपके रखता जाऊँ ताकि आपको आसानी हो। तो आप एक काम करेंगे, यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप 11-12 में है तो आपके पास गर्मी का पूरा समय है, आप चाहें तो उसको पढ़ के मैं बना के एक प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा। आप उसको पढ़ के एक तरफ से पढ़ करके इसको आप प्लेलिस्ट बना, मतलब आप इसको एक तरफ से नोट्स बनाते जाएंगे, आपका फ़ायदेमंद है। अगर आपको मान लो 12 के बाद 10+2 आपको देना हुआ, जैसे आपको 12 के बाद एसएससी की वैकेंसीज आती हैं, उसमें आपको देना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो मैंने यही सोचकर जो आपका जो इसी जीएस का एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसको हम भूगोल के नाम से जानते हैं। उस भूगोल में 2 पार्ट होते हैं, विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। इस विश्व के भूगोल को, दोनों भारत के भूगोल को, दोनों को मैं बहुत बखूबी तैयार करवाऊंगा आप लोग से। और इतना मैं गारंटी लेता हूं कि जो वनडे एग्जाम से कोई भी, चाहे यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी जहां पर मतलब जीएस पूछता है, इनसे ले करके आप चले जाओगे टीजीटी पीजीटी तक का पूरा भूगोल इसमें फंस जाएगा। नहीं आपको विश्वास, तो मैं हर वीडियो के पीछे एक प्रमाण दूंगा। प्रमाण से तात्पर्य यह है कि मैं एक लेक्चर दूंगा, लेक्चर के बाद मेरा जो वीडियो आएगा, इसी लेक्चर में से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न जो संभावित प्रश्न है, वो मैं एक अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में करके दूंगा, ठीक है। तो हम लोग पहले आज इसके पहले दिन पे चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं, मैं सबसे पहले मैं यही स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी पढ़ाने की जो शैली बिल्कुल अलग है ना। मैं जो पढ़ाता हूं बिल्कुल अलग पढ़ाता हूं। अलग पढ़ाने से तात्पर्य यह है कि मैं कुछ अलग नहीं बताता हूं, बल्कि तरीका अलग बताता हूं। तरीका से तात्पर्य यह है कि जो मैं बताऊंगा, पहले आपका जैसे सिलेबस क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मान लो बच्चे क्या गलती करते हैं, सिलेबस ये पूरा इसके अंदर है, लेकिन पढ़ते कहाँ, यहाँ पर इधर पढ़ा जाता है। तो पूछा जहाँ से जाएगा तो हम पढ़े यहाँ क्यों, ठीक है। जब पूछा इसमें से जाएगा तो बाहर क्यों पढ़े, तो वो गलतियां करते बच्चे। दूसरी बात यह है कि बच्चे जब ये, जैसे मान लो पूरा सब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये बॉटम है, तो बॉटम प्रिपेयर नहीं करते। जैसे मान लो कोई ग्लास है, पात्र है, पात्र का बॉटम होता है, निचला हिस्सा होता है, उसको प्रिपेयर ना करके बच्चे सीधा फैक्ट का प्रिपेयर, मतलब ऊपर प्रिपेयर करते हैं। फिर जो भी आप अपना ज्ञान डालते हैं इसमें, जो भी किताबें पढ़ते हैं, वो सब निकल जाता है सीधा। जब जब तक नहीं रहेगा, जब तक आप बॉटम नहीं प्रिपेयर करोगे, ठीक है, जब तक आप बॉटम नहीं प्रिपेयर करोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे इसको चीज़ को, ठीक है। जीएस होता है बहुत लेंथी होता है। दूसरा बात, उसको माइंड में होल्ड करने वाली बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मैं क्या करवाऊंगा काम, आपका जो ये वाला पोर्शन होता है उसको मैं ब्लॉक करवाऊंगा, मतलब मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। मेरा पहला चरण होता है कि मैं सिलेबस क्लियर करवाऊं। सिलेबस देखो, हाथी कितना भी ताकतवर हो, उसको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो जो हाथी को पालने वाला होता है, उसको रस्सी का प्रयोग करता है, किसी सिकड़ी का प्रयोग, किसी चीज़ का, जंजीर का प्रयोग करता है। तो उसी तरह आपका सिलेबस, मतलब जो विषय हो कितना भी बड़ा हो, उसको हाथ में कब्जा करने के लिए, उसको अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए हम सिलेबस पर ध्यान देते हैं, सिलेबस को पहले कब्जा करते हैं, है ना। देखते हैं, तो चलिए भूगोल का जो सेगमेंट है, भूगोल में दोनों का मैंने बनाया, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और जो भारत का भूगोल है, दोनों में पहले क्या क्या पूछा जाता है, उसका जो सिलेबस कहाँ तक पूछा जा सकता है। तो मैंने पहले सिलेबस क्लियर करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं, जो पहला आपका है विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में कई खंड हो जाते हैं। विश्व का प्रादेशिक भूगोल हो गया, विश्व का भूआकृतिक विज्ञान हो गया, ठीक है। तो पहले प्रादेशिक भूगोल है। तो इस प्रादेशिक भूगोल में आपका जो पहला पूछा जाता है, पहले आप देखेंगे 7 महाद्वीपों का अध्ययन। जो 7 महाद्वीप हैं, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे करके जो 7 महाद्वीप है, सब जो है इस मतलब इसमें जो है, इसमें पहले अध्ययन करा जाता है कि उसके उच्चावच क्या है, उसमें उसकी कौन कौन सी नदियाँ फ्लो होती हैं, कौन कौन से सागर, महासागर, झील, ये जो चीज़ें हैं, इसमें अध्ययन करा जाता है, ठीक है। जो आप लास्ट में रटते हो, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको आप पढ़ते जाओगे, सीधा क्लियर होता जाएगा। अगला कह रहा है कि अगला है जो विश्व संसाधन एवं औद्योगिक अवस्थिति। अब उसी में आपका बता दिया था कि कौन सा संसाधन कहाँ पर पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, उसकी अवस्थिति क्यों, मतलब वहीं पर है क्यों है, उसको अवस्थित किया, इसमें क्लियर
किया जाता है। फिर आगे चल के इसी विश्व के मतलब इसी विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं भूआकृतिक विज्ञान। भूआकृतिक विज्ञान से तात्पर्य यह है कि इसमें आपका भौगोलिक समय सारणी आएगा। भौगोलिक समय सारणी से तात्पर्य है कि जो पृथ्वी उत्पन्न हुई, उस उत्पन्न होने के काल से कैसे कैसे भौगोलिक बना, ये जो भूगोल है हमारे पृथ्वी का, जो पृथ्वी की जो संरचना हुई कैसे कैसे कठोर होती गई, कैसे मुलायम थी, किस अवस्था में थी, ठीक है, उस अवस्था से कैसे कैसे इसका निर्माण होता गया, इसको हम एकदम क्रम से देखेंगे, बिल्कुल एकदम क्रम से देखेंगे। अगला है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। ये एक ऐसा चैप्टर माना जाता है, एक ऐसा मतलब पार्ट माना जाता है, यही मैं जब पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले भूगोल पढ़ाने के बाद जब ये पढ़ाता हूँ तो ये जो आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इसी से उठा के मैं पूरा का पूरा स्पष्ट करते जाता हूँ। जैसे होता क्या है, इसका भूगोल पढ़ने का एक क्रम है, एक क्रम से आप पढ़ेंगे तो माइंड में आपका सेट होता चला जाएगा। अगर आप उसको तोड़ के पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तो आपका मस्तिष्क में बिखर जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी दूसरा है, इसमें दूसरा इसका खंड है, दूसरा पार्ट वो है, चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फिर तीसरा है, इसमें पढ़ा जाता है पृथ्वी की जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है तो उसमें नीचे क्या है, और ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, और ऊपर आओगे तो क्या मिलेगा, इसके नीचे क्या मिलेगा, ठीक है। लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो सब चीज़ें कहाँ से कैसे फ्लो होती है उसको बताया जाता है। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। एक बार मैं बता दूं, जो मैं सिलेबस बता रहा हूं ये सिलेबस आपका पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम तक का है। हाँ, लेवल अलग हो सकता है, पीसीएस में थोड़ा डीप लेवल जाएगा और जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें थोड़ा हाई मतलब अपर लेवल रहेगा, एकदम ऊपरी लेवल रहेगा, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे, आपको सलाह है कि आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, लिखिए कम चलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, ठीक है, ताकि एक बार मस्तिष्क में बैठ जाए। अगला है महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। ये महाद्वीप जो थे, जैसे आप देखेंगे कि भारत का निचला हिस्सा लटका हुआ होता है, हर महाद्वीप, जितने महाद्वीप देखेंगे सबका निचला हिस्सा ऐसे रहता है। वो क्यों रहता है? क्या भारत जो महाद्वीप आप अपनी जगह वर्तमान में है, क्या वो पहले भी उस स्थान पर था, या फिर किसी एक ही चीज़ का टूटा फूटा रूप है? जैसे आप देखेंगे दक्षिण जो आपका ब्राज़ील है, अर्थात आप कहेंगे जो अफ्रीका है और भारत का ये जो सेगमेंट जैसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से टूटे हुए हैं। जो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, भारत का जैसे लग रहा है टूटे हुए हैं, तो क्या तीनों टूट के अलग हुए हैं? जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्या एक दूसरे से टूट के अलग हुए हैं? तो उस चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। इसमें पैंजिया का विखंडन, ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट की जाती हैं। अगला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताया जाता है। आप सारी प्लेट, अभिसारी प्लेट, ये जो चीज़ें होती हैं, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है, वो सारी चीज़ें आपको इसी में स्पष्ट किया जाता है। प्लेट मतलब जैसे आपका पूरा ये है, आप देखेंगे इसको, ये तो ये प्लेट से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा स्थल खंड है, ऊपरी भूपर्पटी क्रस्ट है, क्रस्ट मेंटल कोर 3 हिस्से होते हैं, तो क्रस्ट जो होता है ये प्लेटों से मिलकर बना हुआ आता है। जैसे मान लो 2 प्लेट है, ठीक है, अब दोनों का यदि एक ही दिशा में तो अभिसारी, यदि 2 प्लेट है, ये दोनों की विपरीत दिशा है तो अपसारी, जैसे एक ही दिशा में रहेगा तो अभिसारी, और विपरीत दिशा में दोनों में गमन रहेगा तो अभिसारी, अपसारी। अगर दो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मान लो 2 प्लेटें जैसे यहाँ पर है, तो अगर विपरीत दिशा में फ्लो करेंगी तो नीचे का एक मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होते हैं, वो निकल के बाहर आता है। जब निकल के बाहर आता है तो उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। चीज़ें हम पढ़ेंगे, स्पष्ट करेंगे बिल्कुल प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में। फिर आगे चल के ज्वालामुखी, और यही कारण होता है, यही इतना कारण होता है कि जिसकी वजह से ज्वालामुखी आता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। अब इसी ज्वालामुखी से जो निकलते हैं चट्टानें, जो निकलता है मैग्मा, वही जम करके मतलब चट्टानों का निक्षेप बन जाता है। उसी चट्टान में अब कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, भूकंप कैसे आता है, वो इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, इन सब चीज़ों को नोट करते जाइए। जैसे आप कोई विषय शुरू कीजिए तो विषय के पहले पन्ने पर आपका सिलेबस होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ें तो लास्ट में सिर्फ यही देखिए तो आपकी चीज़ें अंदर वाले स्पष्ट हो जाए। अगला हम देखते हैं इसका जो दूसरा है, अब उसी वाले में सेगमेंट में था, भूआकृति विज्ञान में ही था। अब आगे आपको पढ़ना होगा इसमें कि अपक्षय एवं अपर्दन, ठीक है। आप नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है, जो नदी पढ़ेंगे, पहले आप अपक्षय क्रिया को पढ़ेंगे, फिर अपर्दन क्रिया को पढ़ेंगे, और इससे निक्षेप से बनने वाली विभिन्न आकृति क्या क्या होती हैं। अपक्षय का मतलब होता है जब जैसे कोई अवसाद है, जैसे मान लो धूल कण है, यहाँ से उड़ा तो ये गतिशील अपर्दन है। गतिशील अपर्दन मतलब यहाँ से उड़ा और जाके कहीं जम गया, जो जम गया उसको हम निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप हो गया। अपर्दन का मतलब किसी चीज़ का टूट फूट के बहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, इसको अपर्दन कहते हैं। और जब जाकर कहीं मतलब जम जाती है तो इसको हम निक्षेप या अपक्षय कहते हैं, ठीक है। अपक्षय अपर्दन, इसको निक्षेप कहते हैं,
निक्षेप। अब अच्छा पढ़ना, आप लोग विधिवत पढ़ाया जाएगा, इससे जो आकृति बनती है इससे काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, अगला है नदी। नदी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी नदी आती है, कौन कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है आपका वो स्पष्ट करवाया जाएगा। अगला है भूमिगत जल। भूमिगत जल से बनने वाली क्या आकृतियाँ होती हैं, नदी से बनने वाली क्या आकृतियाँ होती हैं। सागरीय तरंग से कौन कौन सी आकृति बनती है। हिमानी ये है, ठीक है, हिमानी से कौन कौन सी आकृति बनती है। हिमानी मतलब जो हिम होते हैं, से मान लो पहाड़ है, पर्वत है, तो यहाँ से जो हिम जमते हैं तो इससे जो निकलता है तो क्या कोई आकृति बनाता है नीचे आकर, या फिर बीच में ही कोई आकृति बनाता है तो उसको हम पढ़ते हैं। या पवन से कौन कौन सी आकृति बनती है, मरुभूमि प्रदेश से कौन कौन सी आकृति बनती है, इसको हम देखेंगे आपका भू आकृति विज्ञान में। फिर आगे हम देखेंगे तो अगला जो हमारा है समुद्र विज्ञान। ठीक है, विश्व के भूगोल में ही अब अगला हमारा क्या है, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में हम देखेंगे। ठीक है, देखो जितना पार्ट है सब अवश्य रहता है। हाँ, मैंने बताना इसका लेवल थोड़ा कम कर सकता है। जैसे अगला इसमें कहेगा कि समुद्र विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ोगे, आप महासागरों का मंडलीकरण पढ़ोगे कि कितने, जैसे पूरा मान लो महासागर है तो पूरा महासागर है तो क्या हर क्षेत्र का हर एक कितना मीटर से जाने पर इसका तापमान घटता है, कितने मीटर से कम होने पर इसके जो जलीय विशेषताएँ हैं, मतलब जो जैसे वहाँ पर जीव हैं वो कम पाए जाएंगे, ज़्यादा पाए जाएंगे, इसमें कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, कितने मीटर में कौन सा वनस्पति पाया जाएगा, और इसके तापमान कितनी कहाँ कहाँ कितना कैसे होता है, इसकी लवणता कितनी कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है, किस अक्षांश पर ज़्यादा किस स्थान पर कम। ठीक है, उसको हम अध्ययन करेंगे विधिवत। अगला सागरीय तरंग, इसके मध्य मतलब इसी सागर में उठने वाले सागरीय तरंग जो होते हैं, इस सागरीय तरंग के भी कई प्रकार होते हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे। अब सागरीय जलधाराएँ जो आप जलधारा पढ़ेंगे उसमें, जिसमें गर्म जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है, इसी में आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा, आगे चल के आप देखेंगे इसी में उठने वाला एक ज्वार भाटा होता है, उसका भी आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर इसी में आप देखेंगे समुद्र विज्ञान में ही अभी आपका है। ठीक है, समुद्र विज्ञान में ही आपका आता है जैसे प्रवाल भित्तियां हो गई। ठीक है, उसी समुद्र विज्ञान में ही आपका आ रहा था प्रवाल भित्तियाँ जैसे हो गई। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ भी उसी में आती है। प्रवाल मतलब होता है कि जो वहाँ बताएंगे हम आपको कि प्रवाल क्या होता है। प्रवाल भित्तियाँ उनसे बनने वाले जो आकृति समुद्र में एक जो अचल जीव पाए जाते हैं कुछ, उनसे बनने वाली जो आकृति होती है वो प्रवाल भित्ति कहलाता है। सागर निक्षेप, सागर के क्या क्या निक्षेप पाए जाते हैं, क्या सागर में भी तेल पाए जाते हैं, ऑयल पाए जाते हैं, या फिर सागर में भी जो अन्य जो हीरा जवाहरात ये सब चीज़ें क्या वहाँ भी खनिज संपदा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, उसको हम स्पष्ट करेंगे। अगला सागरीय साधन पर आपको बताएंगे सागर में कौन कौन से साधन हो सकते हैं, क्या ज्वारीय संसाधन मतलब जो भी संसाधन उसको स्पष्ट करेंगे। फिर आगे हम लोग चल के देखते हैं कि अगला है आप देखेंगे ब्रह्मांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछा है। अगर कोई जीएस का जहाँ इंपॉर्टेंस है उस जीएस में ये इसका प्रश्न रहता ही रहता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे इसका पहला हो गया प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, कुछ लोग मानते हैं ब्रह्मांड क्या है, कुछ लोग मानते हैं पृथ्वी क्या आज भी लटक रही है, तैर रही है हवा में स्वतंत्र रूप से। अगर पृथ्वी गोल है तो ऐसे क्या घूम रही है, तो घूम रही तो उसको घुमा कौन रहा है, कैसे घूम रही है, कि क्यों घूम रही है, वो सारी चीज़ें, पृथ्वी गोल ही क्यों है, पृथ्वी के मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति की क्या क्या सिद्धांत है उसको स्पष्ट करेंगे। फिर अगला इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या कैसे हुई, ये जो पृथ्वी है इसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद सौर मंडल हम लोग पढ़ेंगे और इसके ग्रह को पढ़ेंगे। सौर मंडल में जैसे बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह पाए जाते हैं, जो बौने ग्रह चेरस, यूरान, सरस और जो सूर्य है, इन सब के क्या ग्रह हैं, क्या उपग्रह हैं, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विधिवत। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं जलवायु विज्ञान है, ये आपका ब्रह्मांड में हो गया। फिर हम लोग देखते हैं जलवायु विज्ञान हम लोग देखते हैं। जलवायु विज्ञान में आप देखेंगे कि आपको जलवायु विज्ञान में पहले इस वायुमंडल की उत्पत्ति को पढ़ना होगा कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब अगला है कि वायुमंडल की संरचना कैसे थी, उसमें बजट क्या है, उसमें बजट में आपको बताएंगे जो पृथ्वी, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली कितनी मतलब जो किरण है, लघु प्रवेशी जो तरंग है, लघु प्रवेशी जो किरण है वो कितना वापस हो जा रही है, कितना अवशोषित कर ली जा रही है, उसके मध्य के जो बजट होती है, उसके मध्य का जो तापमान होता है उसमें बजट उसको कहते हैं, बताएंगे। उसमें लिबिडो क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे, आपको स्पष्ट करेंगे। अगला है आर्द्रता एवं वर्षण। आर्द्रता क्या होता है, वर्षा क्या होता है, वर्षा संघनन कैसे होता है, वर्षा के कितने प्रारूप होते हैं, बादल क्या होता है, बादल कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल हम स्पष्ट करते जाएंगे आप लोग को। अगला है इसी जलवायु विज्ञान का कुछ हिस्सा और बचा हुआ है। ठीक है, इसी जलवायु विज्ञान में है जैसे आपका वायुदाब एवं दाब पेटियां। ठीक है, जैसे आपका वायुदाब
उसी में पूछेगा। ए जो होता है वायुदाब आपको पूछेगा, ठीक है। अवदाब पेटियां जो होती हैं उसको पूछेगा। पवन तंत्र क्या है, पवन बार बार पूछता है कि स्थानीय पवन क्या है। स्थानीय पवन जैसे गिबली, सिसली, बहुत से सिराको, सिमुख, बहुत से हवाएं होती हैं, उसको हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। ये वैश्विक स्तर का भी है, भारत के स्तर का भी, दोनों स्पष्ट करेंगे। लू क्या होता है, सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। अगला है प्रमुख बायोम। बायोम का मतलब जो होता है पर्यावरण, जो हम एक जीव और अजैव, जैव और अजैव दोनों के मध्य जो संबंध होता है, स्थापित होता है, उसको हम बायोम कहते हैं। अब उस बायोम में जैसे मान लो बीच का हिस्सा है तो ये भूमध्य रेखा कहलाएगा। तो यहाँ के लोग, यहाँ के जीव और अजैव दोनों में क्या संबंध है, कैसा रिलेशन है। फिर आप आगे आप जाएंगे 23 से 1/2 पे कर्क रेखा पे जाएंगे तो यहाँ पर कैसा संबंध है लोगों के मध्य, इस दो बीच में क्या संबंध है, साइड महाद्वीपीय के सबसे लास्ट में या सबसे पश्चिमी सबसे पूर्व में क्या संबंध है, उसको हम प्रमुख बायोम के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें जैसे समाना हो गया, भूमध्य सागरीय बायोम हो गया, आपका विषुवत-रेखीय सदाबहार वन हो गया, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, स्पष्ट करेंगे। अगला कह रहा है कि त्रिकोणीय वायुमंडलीय संरचना। त्रिकोणीय वायुमंडलीय संरचना का मतलब जैसे आप ऐसे करके होता है सेगमेंट, ठीक है। जैसे आप मान लो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ से हवाएं अगर उठी तो यहाँ गिरती हैं, फिर यहाँ से गिरतेंगे तो यहाँ पर जो हवाएं उठेंगे तो खाली हो जाएंगे, तो यहाँ से इस तरफ भागेंगी, ठीक है। यहाँ से गिरेंगी अगर तो यहाँ से इस तरफ भागेंगे, तो यहाँ से फिर इसको गैप करेंगे, तो एक सेल बन रहा है। एक ऐसे इधर सेल बन रहा है, एक ऐसे सेल बन रहा है, एक ये सेल हो गया। फिर यहाँ से हवाएं उड़े कुछ इधर भी जाएंगी, जब यहाँ गिरेंगे तो यहाँ से कुछ इधर भी जाएंगी, ठीक है। जब कुछ इधर जाएंगे तो यहाँ भी उठेंगी, जब यहाँ भी उठेंगी तो यहाँ से उठेंगी, फिर इधर भी कुछ गिरेंगी तो यहाँ गिरेंगे। तो ऐसे करके 2 सेल बन गया। इधर भी यही प्रक्रिया सेम चल रहा है, इधर भी सेम प्रक्रिया चल रहा है। तो हेडली हो गया, फेरल हो गया, एक ध्रुवी पोलर होता है, 3 सेल पाए जाते हैं, उसको हम जो है स्पष्ट करेंगे, इसलिए इसको त्रिकोणीय कहते हैं। अगला है जेट धारा, जेट स्ट्रीम इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला है एयर मासेस, वायु राशियाँ क्या होती हैं। अगला है फ्रंटल वाताग्र क्या होते हैं, ठीक है। चक्रवात क्या होता है, सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। 100 बार पढ़ने, 100 जगह से पढ़ने से बेहतर है एक ही जगह पढ़ो, लेकिन वहाँ पर पूरा नॉलेज हमको प्राप्त हो जाए। तो मैंने सारी एक अंश को मैंने उठाया है, एक भी अंश छोड़ा नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जैव विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है, जैव भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। इस जैव भूगोल में हमको 2 चीज़ें पढ़नी होती है सामान्यतः, एक मृदा तंत्र होता है, ठीक है, और एक बायोम होता है, जीवोम जो आप कहते हैं, इसमें भी कुछ अंश है, ठीक है। दोनों पढ़ते हैं, मृदा तंत्र और जीवोम। ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब इतना करने के बाद आप आ जाएंगे भारत के भूगोल पे। वो तो विश्व का भूगोल था, अब भारत के भूगोल पे आ जाएंगे। अब भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है कि भौगोलिक समय सारणी क्या होती है, वो स्पष्ट करेंगे। चट्टान तंत्र, उससे मिला हुआ चट्टान तंत्र होता है। भौतिक विन्यास क्या होता है, उस भौतिक विन्यास जो होते हैं, भौतिक संरचना हो गई। जैसे आप उच्चावच हो गए भौतिक संरचना में, जब से आपका हिमालय तंत्र हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, पश्चिमी तट हो गया, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान हो गए। ये सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे उच्चावच में। कहाँ कौन सा, जैसे कहाँ पर कौन सा तट पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, पर्वत चोटी पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उन चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। क्या उत्तर में कम, दक्षिण में कम, ज़्यादा, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। कैसा क्यों पाया जाता है वो भी हम स्पष्ट करेंगे। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, उसको अपवाह मतलब होता है नदी के प्रतिरूप क्या है, इसके रूप क्या है, आकार क्या है, इसके कुछ नदियों को हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अगला मानसून क्या होता है, भारत में वर्षा कैसे होता है, भारत में कब वर्षा होता है, कितना, किस स्थान पे ज़्यादा होता है, किस स्थान पे कम होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। अगला मृदा को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा क्या, भारत में किस स्थान पे कौन सी मृदा पाई जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगला है वनस्पति, कृषि, फिर उसके बाद संसाधन, उसके बाद उद्योग, उसके बाद परिवहन। इन सब मतलब चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। लास्ट में आपका आता है, कुछ और बच गया है भारत के भूगोल में, लास्ट में आपका जो बचता है वो है सांस्कृतिक विन्यास, ठीक है। हम लोगों ने परिवहन तक पढ़ लिया था, ठीक है। 9 है आपका मतलब इसमें हम लोग देखा 8 परिवहन तक देखे थे, उद्योग परिवहन तक देखे थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक विन्यास बचा हुआ है। सांस्कृतिक विन्यास एक बार फिर देख लेते हैं। परिवहन तक हम लोगों ने देखा था, फिर आगे हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ 9 से सांस्कृतिक विन्यास। सांस्कृतिक विन्यास से तात्पर्य हमारी पहनावा ओढ़ावा क्या होते हैं, कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, उसका जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या जनगणना क्या होता है, सब सारी चीज़ों को इसी में स्पष्ट किया जाता है। प्रजाति जनजाति क्या होती है, उसका भाषाई समूह क्या होता है, कहाँ पर मंगोलायड, कहाँ पर ऑस्ट्रोलायड, कहाँ पर भूमध्य सागरीय, कहाँ पर दक्षिणी भाषा प्रयोग किया जाता है, उसको हम देखेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों में क्या प्रगति हुई है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रयोग हुआ है
है। अगला देखेंगे प्रवास क्या होता है और नगरीय समस्याएं, नगर की क्या समस्याएं होती हैं। इसमें माल्थस ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, माल्थस प्लस अनरिकॉर्डेड, मतलब कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया उसको हम अध्ययन करेंगे। तो जितना भी सिलेबस है ये जो मैंने बताया है आपको, ये विस्तृत लेवल का सिलेबस है। ये आईएएस से लेकर वनडे एग्जाम तक का पूछा जाता है। ये सारे सिलेबस वनडे से लेकर आईएएस तक के रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि आईएएस में इसका डीप लेवल चला जाता है, मतलब सिविल सर्विसेज में जो बड़े एग्जाम्स होते हैं अधिकारी लेवल के होते हैं उसका लेवल थोड़ा डीप चला जाता है, और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इसका जो लेवल होता है बिल्कुल अपर होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर एकदम डीप तक, और मेरी गारंटी है मैं घुसा दूंगा, आपके मस्तिष्क में तय है। लेकिन मैं जितना टाइम मैं कहूँ आप उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब सीखना है तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको ज्ञान श्योर दूंगा, ठीक है। आप लगे रहिए, ठीक है। तो ठीक है, आप इस जितना सिलेबस था अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप स्वयं शुरू कीजिए, प्लस अपने मित्र दोस्त सबको शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि सब तक लाभ पहुंचे। और मैं श्योर इसका पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा। यही नहीं बल्कि इतिहास सारे, क्योंकि इतिहास में स्वयं डबल नेट हूं, तो मैं दोनों से ये इतिहास मतलब जीएस का जितना पोर्शन है केवल करंट अफेयर छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर मतलब साथ साथ में चलते रहते हैं, तो सारा मैं कवर करवाऊंगा। और 2 ही 3-4 महीने में सारा कवर करवा दूंगा। अगर आप जैसे आप अगर 9 मतलब 10 11 12 में हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप नोट्स गर्मी बना लीजिए इसका, और उसके दूसरे के साथ आप अपने मित्रों यारों जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, बड़े भाई भैया दीदी जो भी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो। मैं एक तरफ से करवाऊंगा, इसमें टीजीटी पीजीटी लेवल सब आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर से लेकर के। अब हम सीधा चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेकर रहिए, धन्यवाद।